हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो इतिहास का लेक्चर नंबर 2 था उसके बाद, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग उसमें क्या देख लिए थे। उसमें देख लिए थे मतलब कि इटली के एकीकरण की बाधा क्या थी, जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी, राष्ट्रवाद क्या था, ये सब चीजें हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आज की सेशन में हम उससे आके बात करेंगे। देखेंगे इटली के एकीकरण में जो मेदिनी और कावूर और गैरीबाल्डी तीनों के योगदानों को देखेंगे कि क्या क्या योगदान दिए थे इटली के एकीकरण में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। मेजनी का योगदान देख लिए थे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, मेजनी का योगदान देख लिए थे, कावूर का योगदान भी देख लिए थे। अगला किसका था, अगला गैरीबाल्डी, ये भी देख लिए थे। कावूर का योगदान हम लोग नहीं देखे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तीनों का योगदान देखेंगे। जो नहीं देखे हैं मतलब इसके पीछे वाला सेशन वो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए और ध्यान से देखिए, यदि आप अपने एग्जाम में 90% से ज्यादा लाना चाहते हैं, 450 प्लस लाना चाहते हैं, तो इस सारे सेशन को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी के योगदान पहले देखते हैं हम कि किसका। इटली के एकीकरण में पहले देखते हैं मेजनी का क्या योगदान था, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो जैसे कि हम बताए थे, आपको क्या बताए थे सर, बताए थे कि इटली की कंट्रीब्यूशन करने के भाई, हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजनी, मेजनी का क्या योगदान था। तो मेजनी क्या किया था, तो मेजनी किया था कि मेजनी एक क्या था, साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, ठीक है। क्या था, साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, ठीक है। उसने क्या किया, उसमें व्यवहारिक गुण अधिक और क्या था, आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था, ठीक है। लेकिन वह 1830 में क्या करता है, 1831 में क्या करता है, तो 1831 में करता है यंग इटली नामक, 1831 में यंग इटली की स्थापना करता है, ठीक है, यंग इटली की। और 1834 में क्या करता है, यंग यूरोप की स्थापना करता है। किसका, यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप का स्थापना करता है। अब कहिए कि यंग इटली और यंग यूरोप क्या है, तो इसको पीछे वाले सेशन में मैं बताया था कि जैसे कि इटली में आंदोलन हो रहा था, तो उसमें किसको भाग लेना है, तो उसमें भाग लेना है वहां के युवा लोगों को। किसको भाग लेना है, तो युवा लोगों को भाग लेना है वहां के, ठीक है। युवा लोग भाग लेगा, तो इसीलिए यंग इटली मतलब उनके देश में जितने भी युवा है उन सभी का एक ग्रुप बना दिए, उसका नाम के धर दिए यंग इटली, ठीक है। और पूरे जो यूरोप महाद्वीप में जो युवा है उनको लिए ग्रुप कौन सा बनाए, यंग यूरोप बनाए, ठीक है। लेकिन और इसमें आगे क्या किए थे गैरीबाल्डी जी, गैरीबाल्डी आगे किए थे कि 1830 में नागरिक आंदोलन के द्वारा इटली, मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास, परंतु वह फेल हो गए। इसमें क्या हो गए, इसमें फेल हो गए, ठीक है। वह इसमें असफल हो गए थे, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहां शुरू से देखिए क्या थे, हम पढ़ देते हैं। राष्ट्रवाद की भावना, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक, प्रयोग सेनापति था। उसमें व्यवहारिक गुणों की कमी थी, लेकिन वह एक महान आदर्शवादी था। संस्थाओं का गठन इटली के युवाओं में देशभक्ति जगाने के लिए किया, युवाओं में देशभक्ति जगाना। 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। शुरुआती प्रयास उसने 1830 में कर दिया था। नागरिक आंदोलन के द्वारा माध्यम से उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण का प्रयास किया, परंतु इसमें वह क्या हो गया था, इसमें वह फेल हो गया था। इसमें क्या हो गया था, इसमें वह असफल हो गया था। बोलिए ये वाला क्लियर है पॉइंट। चलते हैं अगला, आगे किसका देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग कावूर का योगदान, ठीक है। कावूर का क्या योगदान था, ध्यान से देखिएगा। कावूर का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ कावूर। देखो ऐसे में मतलब कि इटली के करे में 3 आदमी योगदान दिए थे। कौन कौन, तो मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रोल किसने दिया था, मतलब सबसे अच्छा
क्या बोला जाता है, सबसे ज्यादा योगदान किनका था, तो सबसे ज्यादा योगदान कावूर का था। ठीक है, कावूर का क्यों था, क्योंकि कावूर यहाँ के से क्या बोला जाता है, कावूर एक कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, चतुर राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। क्या था, चतुर राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब कि एकदम चतुर था, मतलब दिमाग लगाता था कैसे करके अपने देश को आजाद कराया जाए। इसके लिए क्या करता है, जानता था कावूर, जानता था कि देखो इटली के एकीकरण है ना, किसके नेतृत्व में संभव हो सकता है, तो इटली के एकीकरण संभव हो सकता है किसके नेतृत्व में, अरे यार पीडमाउंट के नेतृत्व में। किसके, पीडमाउंट। पीडमाउंट कौन था, तो क्या बोला जाता है, पीडमाउंट कौन था, तो पीडमाउंट था इटली का एक बड़ा राज्य, सबसे शक्तिशाली राज्य था इटली का पीडमाउंट। ठीक है, तो ये जानता था काबूल कि इटली का यदि एकीकरण करना है तो किसका, किसके नेतृत्व में समय है, पीडमाउंट के, क्योंकि सबसे शक्तिशाली पीडमाउंट ही था। ठीक है, और इटली के मतलब कि एकीकरण ऐसे संभव नहीं है, मतलब अपने से करेंगे तो नहीं संभव हो सकता है। क्यों, क्योंकि सभी लोग अलग अलग बटे हुए थे। तो इसके लिए क्या करता है कि फ्रांस को अपने पक्ष में मिलाता है, फ्रांस को अपने पक्ष में मिलाता है। देखो कैसे फ्रांस को अपने पक्ष में मिलाता है, तो 1853 में जो क्रीमिया का युद्ध होता है, 1853 में जो क्रीमिया का युद्ध होता है, इसमें फ्रांस की सहायता करता है, फ्रांस की मदद करता है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया को इसमें इसमें क्या करते हैं, क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की मदद की। इसके बाद पेरिस में शांति सम्मेलन में पीडमाउंट को भी बुलाया गया। ठीक है, तीनों को देश के बुलाया गया, ऑस्ट्रिया को भी और इटली को भी और फ्रांस को भी। तो क्या किया कि पीडमाउंट को भी बुलाया गया, पीडमाउंट राज्य था। ठीक है, मतलब ये भी पहले इंडिपेंडेंट राज्य था। तो ये क्या किया कि यहाँ के शासक कौन था, तो यहाँ का प्रधानमंत्री था काउर। क्या करता है काउर कि इटली में जो हस्तक्षेप किया है, नहीं इटली में जो हस्तक्षेप किया है, कौन हस्तक्षेप किया है, तो आपको बताए थे कि इटली ऐसा था, इसमें कौन हस्तक्षेप किया था, तो इटली में हस्तक्षेप किया था, इधर से ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप किया था, ऑस्ट्रिया, और इधर से फ्रांस। तो इसमें ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप गैर कानूनी साबित कर देता है, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी साबित कर देता है, जिससे जिससे सभी लोग मानने लगता है कि कावूर बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, इससे इसकी महत्ता बढ़ जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं अच्छा से, अब आपको थोड़ा सा आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, देखिए ऐसे लिखना है। सफल कूटनीतिज्ञ काउंट कावूर एक चतुर राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। वास्तव में कावूर की राजनीति की समझ के बिना मेजनी का आदर्शवाद और गैरीबाल्डी की वीरता निरर्थक थी। गैरीबाल्डी की वीरता और मेजनी का आदर्शवाद निरर्थक था, उसके बिना अधूरी रह जाती। कावूर के मुख्य विचार, वह अच्छी तरह जानता था कि इटली का एकीकरण केवल किसके नेतृत्व में संभव, पीडमाउंट के नेतृत्व में संभव है। इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया के नियंत्रण से, इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया के नियंत्रण से मुक्त कराना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया को हटाने के लिए विदेशी सहायता मतलब सबसे जरूरी, जानते थे कि अपने से नहीं हो जाए, विदेशी सहायता जरूर लेना पड़ेगा। ठीक है, अनिवार्य है। अंतरराष्ट्रीय पहचान, काबूर ने 1853 में क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की मदद की और युद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन में पीडमाउंट को भी शांतिपूर्ण बुलाया गया, जहां काउर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी साबित कर दिया, जिससे उसकी महत्ता बढ़ गई। ठीक है, ऐसे करके इसकी महत्ता बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर आगे क्या करता है कि हमला कर देता है किस पे, मतलब कि 1870 में सेडोवा का युद्ध होता है, उसमें मतलब कि 1870 में सेडोवा के, और फिर सेडाउन के युद्ध 1871 में, उसमें ये मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन था, लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको थोड़ा आपको ज्यादा रख। तीसरा देखिए गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी का योगदान क्या था, तो कहीं बड़ा सिंपल था, हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि गैरीबाल्डी क्या था, पेशा से एक नाविक था। क्या था, एक नाविक था। ठीक है, नाविक, और शुरुआत में मेजनी के विचारों से प्रभावित था। किसके विचार से, मेजनी के विचार से प्रभावित था, लेकिन बाद में व्यवहारिक मार्ग चुना। बाद में व्यवहारिक मतलब कि काउर के प्रभाव में आ जाता है और लाल कुर्ती सेना, रेड शर्ट सेना का गठन कर लेता है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती सेना का गठन कौन, गैरीबाल्डी किया था। उसने सैनिकों और स्वयं सेवकों की मिलाकर एक सशस्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती कहा जाता था। दक्षिणी इटली का विलय, दक्षिणी इटली का विलय किया, कि दक्षिणी इटली का विलय कैसे किया था, अपनी सेना की मदद से सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर देता है।
और वहां के मतलब जनता को जीत लेता है और जीत के वहां का तानाशाह शासन समाप्त कर देता है, बुर्बो राजवंश था उसको खत्म कर देता है। और वहां पर क्या करता है, जीते हुए राज्य को पिडमाउंट के में मिला देता है। और राजा कौन था यहाँ का, विक्टर एमानुएल। अब प्रधानमंत्री कौन था, काउंट कवर, उसको सौंप देता है और अपनी सारी संपत्ति देश को देकर एक साधारण किसान की तरह जीवन यापन करने लगता है। ठीक है, केवल आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आ जाइए। अब देखिए जितना भी मैं यहाँ से कराया हूँ सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप बना लीजिएगा इसका नोट्स। ठीक है, और देखो बाबू मैं पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन किसी से भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपका, मतलब कि कितना भी अच्छा कोचिंग क्यों ना हो या संस्थान क्यों ना हो, इससे अच्छा उत्तर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिखिएगा, आपको 90% प्लस आएगा, क्योंकि मैं भी दो दो बार 90 प्लस ला चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा। आगे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क होगा। अब हम लोग देखते हैं जर्मनी के एकीकरण। ठीक है, किसका एकीकरण देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कौन किया था, बिस्मार्क किया था। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क। देखिए बिस्मार्क क्या करता है, तो रक्त एवं लौह नीति बना अपनाता है। कौन सी नीति, रक्त एवं लौह नीति अपनाया। सैन्य कहा ना कि सभी बिस्मार्क जर्मनी की करण किया। जर्मनी पर भी वैसे 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था जर्मनी। ठीक है, और क्या किया कि जर्मनी का करण किया, तो रक्त एवं लौह नीति का अपना कर अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर देता है। क्या लागू कर देता है, अनिवार्य सैन्य सेवा, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर देता है। ठीक है, सैन्य सेवा, अनिवार्य सैन्य सेवा अपने देश में लागू कर दे, मतलब सभी लोगों को सैनिक में जाना है, भर्ती होना है। ठीक है, इसके उसने प्रसा को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। प्रसा क्या था, प्रसा वैसे ही जैसे इटली में कौन था, पिडमाउंट, वैसे ही जर्मनी में कौन था, प्रसा था, बनाया। और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को युद्ध में हराकर जर्मनी की एकीकरण की मार्ग को बाधाओं को दूर किया। और किसको, युद्ध में जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को, किसको, फ्रांस को हराया सबसे पहले, और मतलब जितना फ्रांस कब्जा किया था उसको कब्जा लिया। अब क्या करेगा, उसके एकीकरण की प्रक्रिया देखो, वो कैसे कैसे एकीकरण करता है। तो सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध करता है, डेनमार्क से सबसे पहले युद्ध। ठीक है, सबसे पहले किससे युद्ध करता है, डेनमार्क से। डेनमार्क से युद्ध 1864 में किया, 1864 में किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के बाद सेल्सविग प्रसा के अधीन और हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया का दिन। देखो डेनमार्क पर आक्रमण किया और बोला ना ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किया, किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रिया के साथ। और कहा कि देखो तुम हमारा साथ दो, हम यदि जीतेंगे 2 राज्य है तो एगो तुमको दे देंगे। ठीक है, तो एगो उसको दे दिया राज्य। अब क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा मान लीजिए कि ऐसा जर्मनी रहता है, ध्यान से देखिए थोड़ा समय आपको, देखिए ऐसा रहता है जर्मनी। ठीक है, ऐसा जर्मनी है, और इधर मान लीजिए कि सेल्सबिग है, इधर, अब इधर ऑस्ट्रिया है, इधर ऑस्ट्रिया है, इधर कौन है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इधर ऑस्ट्रिया है, और इधर मान लीजिए कि सेल्स भी है, इधर हॉल इधर है। तो ई मतलब डेनमार्क कब्जा कर ले था 2 इसके राज्य का। ठीक है, 2 राज्य का कब्जा कर ले था, 2 राज्य का कब्जा करते, एगो राज्य हो गया, 2 राज्य। तो इसको ई मतलब डेनमार्क पर आक्रमण किया जर्मनी। जर्मनी क्या किया, जर्मनी तो नहीं था, जर्मनी नहीं था, कौन था जर्मनी में, प्रसा था, प्रसा था। प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलके हमला किया किस पर, डेनमार्क पर। इधर डेनमार्क था, इधर कौन था, डेनमार्क, डेनमार्क। और डेनमार्क को हरा दिया, डेनमार्क का हरा दिया, तो ये अपन पार्ट छीन लिया, ये अपना पार्ट का किया, छीन लिया ये दोनों। ठीक है, ये दोनों पार्ट छीन कर, ये दोनों पार्ट छीन कर क्या किया, दोनों पार्ट छीन के मतलब एगो दे दिया इसको, इसको एगो दे दिया, एगो खुदे ले लिया। ठीक है, अब क्या किया कि मतलब ये जर्मनी में क्या बोला जाता है, बिस्मार्क बहुत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। क्या किया कि यहाँ के लोगों को बोला, देखो भाई तुम लोगों को आजाद होना है कि नहीं, तुम लोग को गुलामे मरना है कि आजाद होना है, बताओ। तो ये लोग बोला, यहाँ के लोग, नहीं भाई हमको भी आजाद होना है। ठीक है, तो यहाँ के लोग आक्रमण आंदोलन कर रहे, नहीं हमको आजाद होना है, हमको ऑस्ट्रिया के साथ नहीं रहना है, हमको किसके साथ रहना है, हमको जर्मनी के साथ रहना है, हम अपना देश में मिलना चाहते हैं। तो क्या किया कि हो गया। अब ऑस्ट्रिया अपन सेना लेके चला, कहा कि यहाँ पे आंदोलन हो गया, यहाँ पे कि जनता भड़क गई, यहाँ की मतलब सरकार के खिलाफ बगावत करने लगी। तो यहाँ से सेना लेके चला, तो जर्मनी का कहाँ कहाँ चल रहा है, तू इधर में जा देंगे, तोरा नहीं जा देंगे इधर में, काजी कहा कि इधर में अपने अपने देश में है, तुमको नहीं जाने देंगे। तो कहा कि अरे यार किधर से जाऊं, इधर ही एगो रास्ते है, जाने दो। तो कहा कि नहीं इधर से नहीं जाने देंगे, हमला कर दिया एकरे पर,
ठीक है। तो ये दोनों में युद्ध हो गया और इसको यह कब्जा लिया। अब फिर इस प्रकार ऑस्ट्रिया को भी पराजित कर देता है। देखा इसका दिमाग है ना, दिमाग लगाए ना। चलिए आइए देखिए सेल्जबर्ग हॉल्स्टन कहते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है, अब किसके साथ, ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है 1866। ऑस्ट्रिया को परिसंघ से बाहर करने और जर्मनी से निकालने के लिए बिस्मार्क ने सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित किया। फिर सेडोवा का युद्ध हुआ, वो जो युद्ध हुआ था उसका क्या नाम था, सेडोवा का युद्ध 1866 में, ठीक है। फिर फ्रांस को 1870-71 में हराता है, कौन से युद्ध में, तो इसको हराता है बिस्मार्क। अंतिम चरण पूरा किया जिसके परिणाम स्वरूप 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। 1870-71 में सेडोन का युद्ध होता है और उसमें क्या करता है, उसमें जो क्या नाम है, फ्रांस को भी हरा देता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण संभव हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक। आगे देखिए अगला हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 50 जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा होगा सारा मैं करवा दूंगा और एनसीईआरटी का जितना होगा, ठीक है। तो यदि आपको 90% प्लस करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मैं जब भी अपलोड करूं लेक्चर तो आपके पास मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।